ओके, स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ हीट को। हमने डिस्कस किया था यस्टरडे कि व्हाट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। हीट कैन बी फ्लो ओनली व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, मींस हीट फ्लो फ्रॉम सरफेस, हॉट सरफेस टू अ कोल्ड सरफेस। ठीक है, यस्टरडे मैंने आपको बताया था द रेट ऑफ कंडक्शन थ्रू सॉलिड्स कैन बी स्टडीड इजीली since it is the sole phenomena. The basic law of heat transfer by conduction can be written as this: rate is the driving force upon resistance. किसकी रेट? कंडक्शन में हीट ट्रांसफर की रेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस की। जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज अ टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द सॉलिड सरफेस। ग्रेटर द टेम्परेचर ड्रॉप ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ फ्लो हीट। मीन्स आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था एक्सिल ब्लेड का, तो टेम्परेचर ड्रॉप मतलब जितनी ज़्यादा वो हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की ओर मूव करेगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा। और अगर वो बहुत लेट डिले या अपना बोल सकते हैं बहुत कम वो हॉट से कोल्ड की ओर जाएगा उतना कम वो हीट ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे भी। द फ्लो ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। कंडक्शन ऑफ हीट फास्टर हो सकता है वुडन आयरन रॉड में थ्रू अ वुडन लॉग, है ना। वुडन में कम होगा, आयरन में ज़्यादा होगा। द फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय फोरियर्स लॉ, ये स्पेशली इसमें डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज फोरियर लॉ। Fourier law is resistance is equal to thickness of the surface, that is in meter. ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। ठीक है, फोरियर लॉ ने बोला रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के, तो मी अपॉन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ सरफेस एंड मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है के एम, एक कांस्टेंट है आपका मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, फोरियर्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर फोरियर्स लॉ, ठीक है, फोरियर्स लॉ ने बोला था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ सरफेस, ठीक है, अपॉन, ये किसमें था, मीटर में, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एल अपॉन के एम ए। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस इज ऑपोजिट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर में क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, दैट इज अ वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू thickness of the surface and inversely proportional to constant and area of surface। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हीट ट्रांसफर की। हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सरफेस, and heat transfer is inversely proportional to thickness of surface। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ, इस ये फोरियर लॉ ने बताया था। तो डिपेंड करते, ये एक अपने पास आयरन का स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये इस टाइप की रॉड है। ठीक है, ये रॉड है, ये आयरन का स्क्वायर है। तो हीट जो ट्रांसफर होगी वो सबसे ज़्यादा रॉड में होगी। क्यों? यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया, आपकी थिकनेस इसकी कम है, दिस इज थिकनेस, ठीक है, और इसकी थिकनेस ज़्यादा है। दूसरा, इसकी सरफेस एरिया, दिस इज सरफेस एरिया, मीन्स लेंथ जो है इसकी ना, क्या काम करता है, कितने लंबा तक है, लंबाई क्या है, तो ये इसकी कम है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ही इसमें रहती है, तो रॉड में ज़्यादा चलेगा। तो ये फोरियर्स लॉ ने बताया। चलो वापिस चलते हैं। ओके, अब इसने क्या किया सर बच्चा, इसने जो है फोरियर्स लॉ को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, फोरियर्स लॉ कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू अ मेटल वॉल के थ्रू फोरियर लॉ कैसे काम करेगा। ठीक है,
दैट इज Fourier law states that rate of heat flow uniform material proportional to area and temperature drop. ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसने डिटेल में बताया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द फ्लो. सॉरी, वहाँ पर जो लास्ट टाइम मैंने अभी डिस्कस किया दैट इज अ एरिया नॉट अ लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अभी डिटेल में समझते हैं. प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया एंड टेम्परेचर ड्रॉप. एरिया एंड टेम्परेचर ड्रॉप के प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली है लेंथ ऑफ पाथ. लेंथ ऑफ पाथ मींस थिकनेस. ठीक, इसकी यहाँ पर दो अलग अलग चीजें है. लेंथ एल के ये ऑपोजिट है, इनवर्सली है. और एरिया जो ये ए है ये इसकी डायरेक्टली है. जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप रहेगा. ठीक, तो अब यहाँ देखो डायरेक्शन ऑफ हीट. ऐसी इन्होंने एक वॉल मेटल बॉल ली है जिसको अंकिता क्या सोई हुई है? ये क्या कर रही है? चलो ध्यान रखो यहाँ पर. ओके, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, टेम्परेचर हाई टू लोअर साइड. ये आपके मेटल बॉल है. तो टेम्परेचर हमेशा ही मूव करेगा हाई टू लो. ये हायर टेम्परेचर साइड टू लोअर. मैंने आपको बताया हॉट सरफेस टू कोल्ड सरफेस. दूसरा आपका यहाँ पर दो चीजें हमने पढ़ी. जो थिकनेस है, थिकनेस को इसने लेंथ एल के बराबर बताया. ये दैट इज थिकनेस. ये हमेशा ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और आपका एरिया है, ये आपका एरिया है जो इसकी, तो ये हमेशा ही आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो एरिया एंड टेम्परेचर का जितना ज़्यादा हॉट से कोल्ड की ओर मूव करेगा, जितना ज़्यादा ये मूव करेगा दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, और अब हमने क्या किया? डायरेक्शन यहाँ से हॉट टू कोल्ड हमने क्या किया? एक डीएल ले लिया. मतलब फॉर एग्जांपल हमें बाय वॉकिंग जाना है यहाँ से शिमला की ओर. ठीक है, तो हम कैसे रेट का पता करेगा? अब यहाँ से शिमला की ओर तो मुझे पता नहीं लगेगा कि टाइम कितना यूज करेंगे. तो मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ से रोडू के लिए टाइम को नोट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर के हिसाब से. ठीक है, वैसे ही करते हैं ना हम. तो दैट इज डिफरेंशिएशन, डीएल. ओके, तो हमने क्या किया? रेट ऑफ हीट फ्लो इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थिकनेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया टेम्परेचर डिफरेंस एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन एल. जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम निकालते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज अ मीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ठीक है, तो डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन है मेटल वॉल के थ्रू हमने हीट को प्लेस किया. करेक्टरिस्टिक्स है एरिया वॉल, थिकनेस ऑफ एयर, फेस ऑफ वॉल डबल एच एंड फेस ऑफ वॉल कोल्ड सरफेस. ठीक है, हॉट सरफेस पे T1 है टेम्परेचर, कोल्ड पे T2 है. के आपका यूनिफॉर्म है. द हीट फ्लो कैसे करेगा? राइट एंगल. जब हमने अज्यूम किया डीएल को थिकनेस में, तो दैट इज डी क्यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एल. सारी ये स्मॉल हो जाएगा, डी एल की डिफ्रेंशिएट टर्म में आ जाएगा. वेयर क्यू इज हीट ट्रांसफर, थीटा इज टाइम, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कि टी इज द टेम्परेचर. अब देखिए हमने क्या कर दिया कि हमने इसको डिफ्रेंशिएशन टर्म में ला दिया और इसी को ही हमने सॉल्व करना है. ठीक है, अब देखो द कांस्टेंट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टू लेंथ. कांस्टेंट आपका टेम्परेचर का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट लेंथ का है. माइनस का इंडिकेशन है कि डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, क्योंकि हॉट में ज्यादा था 78 डिग्री था फॉर एग्जांपल. जब कोल्ड की ओर आया तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, वो 55 आ गया. दैट इज अ माइनस साइन. ठीक है, तो इक्वेशन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर gradient for steady state dq upon dt constant minus k this क्यू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. तो यही चीज आपने लिखनी है. टेम्परेचर डिफरेंस इंटरमीडिएट सेक्शन है, इज नॉट नोन. हमें पता नहीं है इंटरमीडिएट यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, बट टेम्परेचर टू फेसेस का हमें पता है. यहाँ का भी नोट है, यहाँ का भी नोट है, लेकिन जो उसकी बीच की थिकनेस है उसका मुझे पता नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए एरिया वेरी कर सकता है, लेंथ भी वेरी कर सकता है, इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर. ये इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर है, इनका टेम्परेचर से लेना देना नहीं है. मतलब ये थिकनेस भी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, एरिया भी कम ज्यादा हो सकता है, तो इसका टेम्परेचर से लेना देना नहीं है. बाय स्प्रेडिंग ऑफ वेरिएबल्स ये कर दो आप, डिफरेंशिएट करो क्यू डी एल अपॉन ए माइनस के डी टी है. इसको रीअरेंज कर दिया,
इंटीग्रेट कर दिया दोनों को, L0 से T1 था, L तक जो है आपका T2 है। जैसे हम फिजिक्स में करते थे डिफरेंशिएशन टर्म, Q कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, 0 to T माइनस Q, ये सारी चीज़ें आ गई Km डेल्टा T। रीअरेंज कर दिया इक्वेशन 7 को, इसको रीअरेंज कर दो तो हमें ये मिल गया। तो ये आपका फूरियर लॉ की स्टेटमेंट है कि फूरियर लॉ कैसे बना, ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। तो कि मीन प्रोपोर्शनलिटी दिस। अब ये बोलता है स्टडी स्टेट में Q कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा T ड्राइविंग फोर्स है, ये भी कांस्टेंट ऑब्टेन होगा, इसलिए डेल्टा T को हमने निकाल दिया और ये रेजिस्टेंस इस तरह से आ गया। तो अब ये बोलता है कि एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, ये चीज़ आपने एक बार देख लेना। मैंने आपको बोला था कि डेरिवेशन बनाने को इसीलिए बोला था ताकि थोड़ा सा आप जो है फैमिलियर से हो जाओ इसके। एप्लीकेशन, थर्मल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड टर्म के एस पर इक्वेशन 3। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लो यूनिट सरफेस एरिया एट द यूनिट टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर ये टाइम में कितना हीट फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया में। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइम में, मीन्स आपको मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट में आपके पास 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया की मेटल है, वो उसमें हीट कितने में फ्लो करती है, कैसे फ्लो करती है, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। ये हमें पता करता है मटेरियल के बॉडी एंड टेम्परेचर का। ये देखो थर्मल कंडक्टिविटी बताई है मेटल्स की, कॉपर की सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए देखो जितनी थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी उसकी हीट ट्रांसफर की ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कॉपर सबसे बढ़िया से सोर्स है, तो इसीलिए 379, सिल्वर 57, स्टील 43, एल्यूमिनियम 24, स्टेनलेस स्टील 17, ग्लास 1, बिल्डिंग ब्रिक्स 0.69, वाटर 6.62, एयर 0.03। मतलब जितना जितना हम सॉलिड से नीचे की ओर उतर रहे हैं, गैस और लिक्विड की ओर, उतना कम हो रही है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और जितना जितना हम सॉलिड की ओर जा रहे हैं, सॉलिड में भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा है थर्मल कंडक्टिविटी और बाकी कम है, ठीक है। तो ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताया था। इसने भी यही बोला, लिक्विड गैसेज वेरी स्मॉल कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय लिक्विड गैसेज ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू लिक्विड गैसेज, सॉरी सॉलिड। इन केस ऑफ स्टीम जैकेट वेसल द कैटल मस्ट हैव गुड कंडक्टिविटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट पास करेगा, स्टीम करेगा इससे, ठीक है। अब देखो कैटल जो होगी, मैं कभी भी उसको नहीं बोलूंगा कि आप उसकी ऐसी बनाओ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं हमेशा चाहूंगा कि जो कैटल आपकी है वो कॉपर की बने, थोड़ी कॉस्टली होगी। कॉपर की कैटल में क्या है, कॉपर की कैटल में ये है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बड़ी अच्छी है और एकदम वेपर ट्रांसफर ऑफ हीट बहुत अच्छी है और एकदम वेपर फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बहुत रेयर दिखती है ये चीज़ें कॉपर की जो है हीट ट्रांसफर के लिए। कंपाउंड, अब देखो कंपाउंड सीरीज, कंपाउंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। अभी तक हम बात कर रहे थे सिंपल एक टर्म की, एक मेटल का सरफेस लिया और उसमें ट्रांसफर हो रही है हीट, उसमें छोटा सा डिस्टेंस मेजर करना है। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड सीरीज, कंपाउंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये इसमें 2-3 लगा दिए, एक अलग अलग 3 मेटल लगा दिए, ठीक है, 3 मेटल लगा दिए, R1, R2, R3, और R3 को हायर टेम्परेचर दे दिया, तो R3 से वो कैसे मूव करेगा R1 की ओर, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ इन सीरीज। क्वेश्चन राइजेस कि आपने लिखना है ट्रांसफर ऑफ हीट या फोरियर लॉ स्टेटमेंट इन सीरीज। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट इन सर्कल। यहाँ देखो सर्कल, यहाँ भी 3 अलग अलग है, तो इसको पढ़ते हैं। हायर, यहां से ध्यान से देखिए, हायर टेम्परेचर से जैसे नीचे की ओर आएगा तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, यहाँ नेक्स्ट के लिए जब जाएगा, ये देखो फिर आगे जाएगा, फिर ड्रॉप होगा। ये जरूर शो करना है आपने, जब कभी भी आएगा क्वेश्चन तो ये जरूर शो करना है कि टेम्परेचर ड्रॉप कैसे होता है, ठीक है। ये अब चलो, अब इसमें चलते हैं। सीरीज फ्लैट वॉल, सीरीज लेयर, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये कैसे डिस्कस करना है। जब ये चीज आ गई आगे, ये सिमिलर सा है। कंसीडर अ फ्लैट वॉल लेयर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स थिकनेस 3 लेयर, L1, L2, L3। मैंने आपको बताया 3 थिकनेस है। कंडक्शन ऑफ मटेरियल, कंडक्टिविटीज ऑफ द मटेरियल ऑफ विच लेयर आर मेड K1, K2, K3। एरिया एंटायर वॉल का A है, इन्होंने कॉमन ले लिया एरिया आपका ये A, क्योंकि तीनों की लेंथ जो है ये जो है सेम है, थिकनेस डिफरेंट है, थिकनेस इसीलिए अलग अलग है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर ड्रॉप डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, ये देखो
यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर ड्रॉप T1, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा T2, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा T3. Rate of flow heat through several resistance in series is exactly analogous to the current flowing through several electrical resistance in series. तो therefore overall resistance मतलब कितनी obstruction आ रही है, that is R. R is equal to R1 plus R2 plus R3. या हम बोल सकते हैं टोटल लेंथ इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3. टोटल टेम्परेचर ड्रॉप इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3. ये है आपका अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ. इंडिविजुअल, अब एक एक लिखो इसको, इंडिविजुअल L1 का देखो, एक R1 की सीरीज, R रेजिस्टेंस हमें पता था L अपॉन KMA, यही था ना. तो यहाँ पर कांस्टेंट अलग है अभी फिलहाल के लिए, फिर आपका, और यहाँ लेंथ भी अलग है, एरिया भी अलग है, भले ही सेम है बाद में, लेकिन अभी हमने इंडिविजुअल देखना है. तो पहला R1 के लिए R इज इक्वल टू R1 R2 R3. तो R1 की टर्म है L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A. सिंस एंटायर हीट मस्ट पास थ्रू रेजिस्टेंस इन सीरीज, हीट किससे जा रही है, सीरीज से. QA आपकी हीट है, तो टोटल Q इज ऑल्सो Q1 Q2 Q3. यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, Q इज डेल्टा टेम्परेचर, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस अपवर्ड, ड्राइविंग फोर्स एंड टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस, डेल्टा T जो फॉल हो रहा है टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस R1 R2 R3. The contribution of temperature drops to the total temperature and individual resistance of total resistance can be expressed mathematically. Delta T ratio delta T1 ratio delta T2 ratio delta 3 delta T3 is proportional, या आपका रेशो इज R1 R2 और R3, ये सारे के इक्वल रहता है. बस ये चीज आपने देखनी है, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, मोटे अंदाजे में देखो, और यहाँ पर 3 सीरीज है, और आपका, एक मिनट होल्ड करना बेटा ना. हाँ, तो ये है आपका टेम्परेचर R3. ये आपका, हमने क्या करना है, हमने पहले R को देखना, R इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3. हमने फिर देखना है कि R है क्या है. R बेसिकली आपका लेंथ, रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ या थिकनेस अपॉन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड एरिया, ठीक है. अब उसको लिख लिया. फिर Q ओवरऑल हीट क्या है, ओवरऑल हीट जा रही है Q1 Q2 Q3, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो Q है, लेकिन इसका भी सब्सिक्वेंट क्या है, Q1 Q2 Q3. तो हमने उसको जोड़ना है. Q क्या है, Q दिस वन, और ये चीज है. तो वैसे ही हीट फ्लो सिलेंडर से कैसे होगा, अब 3 सिलेंडर अलग अलग है ना, हीट फ्लो सिलेंडर से कैसे होगा. तो ये देखो आप, अब 3 फ्लो है, या एक ही हम इसको बोल सकते हैं, एक ही सिलेंडर है लेकिन वॉल्व थिक है, ठीक है. अब यहाँ पर 2 चीजें हैं. यहाँ पर तो सिंपल डिफरेंस इसने बताया है कि से एक ही सिलेंडर है आपके पास और उसकी थिकनेस ज्यादा है, तो इसीलिए इसने R1 R2 R3, या हम बोल सकते हैं कि सिलेंडर जो है पाइप के थ्रू चला है. देखो क्या बोलता है ये, अगर इसमें पाइप्स ऐसी है, दो, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर 3 पाइप है, तब अलग हो जाएगा R1 R2 R3, ठीक है. ये क्या बोलता है, इसको देखो. In a heat exchanger, hot fluid stream is passed through a circular pipe. The hot fluids transfer of heat to the inner surface of the pipe wall. Further heat transfer take place conduction through a pipe. ठीक है, पाइप का इसने एग्जांपल दिया. Rate of heat transfer cylinder may be obtained as follow. Consider a hollow cylinder सिलेंडर एज वेल दिस. द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है. ऑब्वियसली बात, अंदर से बाहर ही जाएगी क्योंकि अंदर हीट हो रही है. सिलेंडर सेंटर पाइप से अंदर, ये है लो टेम्परेचर, बाहर लो होगा अंदर हाई होगा, ठीक है. तो टेम्परेचर T1 हमेशा ही वो होगा जो हाई होगा, T2 हमेशा ही वो रहेगा जो लो टेम्परेचर होगा. इसमें भी सेम जैसे सीरीज में किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे. R R1 R2 और DR, डिफरेंस बीच का, थिकनेस का डिफरेंस, ठीक है. तो इसमें मीन थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल, टेम्परेचर इनसाइड, टेम्परेचर आउटसाइड, सिलेंडर, रेडियस, थिकनेस ऑफ द थिन सेक्शन DR, रेडियस ऑफ इनर वॉल R1, आउटर वॉल R2, लेंथ ऑफ होलो N. तो हीट ऑफ फ्लो पैरेलल टू हीट, यहाँ पर थोड़ा सा ये आ जाएगा 2 पाई RN, या बता सकते हैं 2 पाई R क्या है, सर्कमफिरेंस पढ़ा था हमने, है ना, वो आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है. और इसी को या आपने एरिया ऑफ हीटिंग सरफेस एंड एरिया जो है इसका 2 पाई RN है, सरफेस एरिया को रिटर्न करेंगे दिस टाइप से. और ये इसने इंटीग्रेट किया है. लास्ट में हमारे पास है Q, कोफिशिएंट एरिया टेम्परेचर डिफरेंस लेंथ ऑफ मेटल, ये आपके पास आ गया. इक्वेशन 16 17 इसको जोड़ के हमने लास्ट में पहुंचना है, दैट इज दिस वन.
बस ये लिखना है, ये भी छोड़ दो आप, अगर लिख सकते तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक आ जाओ, ठीक है। ये आपका सर्कल का है। तो सर्कल ने क्या बोला, सर्कल ने बोला कि द वैल्यू इज रिफ्लेक्ट, ये ध्यान रखना है, द वैल्यू ग्रेटर देन इज लेस देन 3.20 इज द wall is thick, if arithmetic radius is used reality 10% of that is obtained of equation 16, ठीक है। तो the value r1 r2 is this, it is the conduction of through fluids, fluids के through भी conduction होती है, ये है। तो कैसे होती है, लिक्विड इज यूजली स्मॉल प्रेजेंट इन कंसिडरेबल ऑब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। कंडक्शन इन फ्लूइड इज बिकॉज ऑफ द एडीज सेटअप बाय द चेंजेस ऑफ द डेंसिटी विद टेम्परेचर विच इज ऑब्जॉर्व्ड ऑफ द लिक्विड डिस्टिलेशन लिक्विड। कंडक्शन थ्रू द फ्लूइड्स रियली अकर इन द प्रैक्टिस, ज़्यादा यूज नहीं होता। कॉन्वेक्शन, तो कॉन्वेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल तो हम फिजिकल फार्मेसी पढ़ेंगे एंड